नमस्कार। मैं विजय प्रकाश तंवर आज आपका फिर से स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल पे। दोस्तों, आज अपन चर्चा करेंगे भारत के संदर्भ में 1857 की क्रांति। दोस्तों, क्रांति के सबसे पहले कारण के बारे में चर्चा करेंगे अपन। पहला कारण माना जाता है राजनीतिक कारण। राजनीतिक कारण में लॉर्ड वेलेस्ली की साइक संधियां महत्वपूर्ण है। लॉर्ड वेलेस्ली ने रियासतों से साइक संधियां कर ली थी। ये लगभग 1798-97 के लगभग की बात है। लॉर्ड वेलेस्ली ने इस साइक संधि के तहत ब्रिटिश रेजिमेंट्स के अंतर्गत रियासतों के अंतर्गत जो है, इनके तहत सैनिक टुकड़ियां जो है वो ब्रिटिश रेजिमेंट की होगी और उनका संपूर्ण जो खर्चा होगा वो रियासत का होगा। ऐसी बात कह दी थी, ऐसी शर्त रख दी थी, ठीक है ना। और बदले में इन्होंने रियासत की सुरक्षा की जिम्मेदारी ले ली थी कि भाई रियासतों की सुरक्षा जो है वो ब्रिटिश कंपनी करेगी, खर्चा रियासत का लगेगा। और इसके तहत इन्होंने सबसे पहले हैदराबाद रियासत से साइक संधि की थी। हैदराबाद के नवाब थे निजाम अली, इन्होंने 1798 में साइक संधि कर ली थी। हैदराबाद के नवाब जो थे निजाम अली थे, इन्होंने सबसे पहले भारत में साइक संधि करने वाली पहली रियासत हैदराबाद मानी जाती है। उसके बाद दूसरी जो साइक संधि करने वाली रियासत है मैसूर है। मैसूर के राजा थे कृष्ण राय। कृष्ण राय ने 1799 के लगभग संधि कर ली थी। तंजौर 1799 शासक थे सरफरोजी। अवध 1801 नवाब थे शहादत अली। 1802 में पेशवा बाजीराव द्वितीय ने साइक संधि कर ली थी, सेकंड। उसके बाद 1803 में भोसले रघु जी। 1803 में दौलतराव सिंधिया ने भी साइक संधि कर ली थी, ठीक है ना। ये प्रमुख राजनीतिक कारण माना जाता है। उसके बाद दूसरा जो कारण माना जाता है वो लॉर्ड डलहौजी की राज्य हड़प नीति है। लॉर्ड डलहौजी ने राज्यों को हड़पना शुरू कर दिया था। उन्होंने ये कह दिया था कि जो भी कोई राजा है, अगर उसकी निसंतान मृत्यु हो जाती है तो जब तक राजा जीवित है रियासत उसकी रहेगी, उसके बाद सीधी सीधी ब्रिटिश रेजिमेंट के अधीन हो जाएगी। इस नीति को नाम दिया गया था लॉर्ड डलहौजी की व्यपगत नीति, गोद निषेध नीति, डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्सेज कह सकते हैं, या फिर राज्य हड़प नीति। ये सारे के सारे नाम उसको दिए गए थे। और इसके तहत सबसे पहले इन्होंने 1848 में सतारा रियासत को हड़पा था। सबसे पहले सतारा जो महाराष्ट्र की एक रियासत है उसको हड़पा था। उसके बाद में दूसरी जो रियासत थी वो जयपुर संबलपुर रियासत है 1849 में। 1849 में बघाट, 1850 में उदयपुर, 1852 में झांसी जिसके जो शासक थे गंगाधर राव। 1854 में इन रियासतों को लॉर्ड डलहौजी द्वारा हड़प लिया गया था। लॉर्ड डलहौजी के द्वारा इनको हड़प लिया गया था। झांसी के बाद जो रियासत थी वो थी नागपुर। नागपुर के जो राजा थे, जो शासक थे वो रघुजी तृतीय। नागपुर के जो राजा थे वो रघुजी भोसले हैं तृतीय। 1854 में इसको हड़प लिया गया था, है ना। अवध जो रियासत थी, अवध रियासत, ये पूरी की पूरी लाइन काटनी। अवध रियासत पर कुशासन का आरोप लगाकर, कैसा आरोप लगाकर? कुशासन का आरोप लगाकर अवध रियासत को फरवरी 1856 में हड़प लिया गया था। पूछा जा सकता है कि कुशासन का आरोप लगाकर कौन सी रियासत को हड़पा जाता है, तो कुशासन का आरोप लगाकर अवध को हड़पा जाता है। और अवध के जो नवाब थे वो वाजिल अली थे। अवध के जो नवाब माने जाते हैं वो कौन थे? वाजिल अली अवध के नवाब थे। ये ध्यान रखोगे, ठीक है ना, ध्यान में रखना है। कैसा आरोप लगाया गया था? कुशासन का आरोप लगा था इस पे, ये ध्यान रखोगे। कुशासन का आरोप लगाकर अवध को हड़पा गया था। अवध के लिए डलहौजी ने एक बात की थी, कथन कहा था कि ये चेरी है जो हमारे मुंह में आके गिरेगी। अवध चेरी जैसी है ना, जो हमारे मुंह में आकर गिरेगी। लॉर्ड डलहौजी ने नाना साहब की पेंशन बंद कर दी थी। कर्नाटक व तंजौर राज्यों की राज की उपाधियां छीन ली थी। डलहौजी ने 1849 में घोषणा की कि मुगल बादशाह बहादुर शाह जफर का उत्तराधिकारी लाल किले में नहीं रहेगा। बहादुर शाह जफर का जो उत्तराधिकारी है वो लाल किले में नहीं रहेगा, यह घोषणा कर दी गई थी लॉर्ड डलहौजी के द्वारा। लॉर्ड डलहौजी ने 1849 में यह घोषणा की थी। लॉर्ड डलहौजी ने यह घोषणा कब की थी? 1849 में कर दी थी। कैनिंग ने भी इससे संबंधित एक बात कही थी। कैनिंग ने 1856 में कहा कि अब ये मुगल सम्राट नहीं कहलाएंगे। अब ये क्या नहीं कहलाएंगे? मुगल सम्राट नहीं कहलाएंगे। यह बात कैनिंग के द्वारा कही गई थी, ध्यान रखना है, ठीक है। अगला जो कारण माना जाता है वो प्रशासनिक कारण है।
प्रशासनिक कारणों में जो जितने भी सभी उच्च पद थे वो अंग्रेजों के पास में थे, और अंग्रेजों की जो जातीय भावना थी वो उच्च थी। अंग्रेजों की जो जातीय भावना ये भी उच्च थी। दूसरा, आगे सामाजिक धार्मिक कारणों की बात करें तो 1813 में ईसाइयों को अपने धर्म के प्रचार की छूट दे दी गई थी। ये सामाजिक या धार्मिक कारण माना जाता है, ठीक है ना, ईसाइयों को। और धार्मिक निर्योग्यता अधिनियम लाया गया था। धार्मिक निर्योग्यता अधिनियम लाया गया था। इनकी संख्या 21 थी। अधिनियम में जो संख्या थी 21 थी। इस अधिनियम के अनुसार ईसाई धर्म ग्रहण करने वाले लोगों को पैतृक संपत्ति से वंचित नहीं किया जाएगा, ऐसी बात कह दी गई थी कि जो लोग ईसाई धर्म को ग्रहण करेंगे उनको उनकी पैतृक संपत्ति मिलेगी, बाकी को नहीं मिलेगी। मेंगलस ने कहा था कि ईश्वर ने हमें हिंदुस्तान का विस्तृत साम्राज्य ईसाई धर्म की पताका फहराने के लिए दिया है ना। ये बात मेंगलस ने कही थी, ये भी आपको इंपॉर्टेंट डाल के लिखनी है। ये धार्मिक और सामाजिक कारण माने जाते हैं। सामान्य सेवा भर्ती अधिनियम लाया गया था 1856 में, और इसके तहत इन्होंने रंगरूटों की भर्ती की, रंगरूटों के सैनिकों की भर्ती की, और इनको रंगरूटों को समुद्र पार भेजना शुरू कर दिया था। जिससे भी सैनिकों में असंतोष व्याप्त हुआ, समुद्रों पार उनको भेजना शुरू कर दिया था। सामाजिक मामलों में अंग्रेजों का हस्तक्षेप बढ़ गया था। सामाजिक मामलों में अंग्रेज बढ़ चढ़कर हस्तक्षेप करते थे। अगला जो कारण माना जाता वो माना जाता आर्थिक कारण। भारतीय उद्योगों का विनाश कर दिया था, हस्तशिल्प का विनाश कर दिया था, भू राजस्व की दोषपूर्ण प्रणाली थी, कॉर्नवालिस की स्थायी बंदोबस्त प्रणाली, यह भी कहीं ना कहीं इस आर्थिक कारण के रूप में जानी जाती है। कॉर्नवालिस ने एक बंदोबस्त प्रणाली शुरू की 1793 में। मुनरो व कप्तान रीड, मुनरो व कैप्टन रीड, इन दोनों ने एक रेतवाड़ी प्रथा शुरू की, यह भी कहीं ना कहीं आर्थिक कारण के रूप में जानी जाती है। मुनरो व कैप्टन रीड ने 1792 में मैकेंजी की महलवाड़ी प्रथा, ये इन्होंने महलवाड़ी प्रथा 1819 में शुरू की, और ये भी आर्थिक कारणों में गिनी जाती है। सैनिक कारणों की बात करें तो सैनिक कारणों में सैनिकों को वेतन और सुविधा कम दी जाती थी। 1857 की क्रांति में सैनिकों को वेतन और सुरक्षा कम दी जाती थी। एक अधिनियम लाया गया था, डाकघर अधिनियम 1854 के तहत। उसके तहत क्या कर दिया, सैनिकों को निःशुल्क सेवा समाप्त कर दी थी। जो जो निःशुल्क सुविधाएं थे वो सारी की सारी समाप्त कर दी थी। ये तो पुरानी जितनी भी है वो कारण माने जाते हैं। उस समय लड़ाई का जो मुख्य मुद्दा बनता है, तात्कालिक कारण बनता है, चिंगारी तो आग तो अंदर धुआं तो उठ रहा था, उस धुएं को आग का रूप देने वाली जो घटना वो मानी जाती है तात्कालिक कारण, और वो तात्कालिक कारण था चर्बी वाले कारतूस। दोस्तों, ईस्ट इंडिया कंपनी ने या ब्रिटिश रेजिमेंट ने एक राइफल के प्रयोग पर जोर देना शुरू किया, और उस राइफल का नाम था एनफील्ड राइफल। उस एनफील्ड राइफल की जगह पहले एक राइफल चलती थी ब्राउन बेस। एनफील्ड राइफल से पहले जो राइफल चलती थी उसका नाम था ब्राउन बेस। उस ब्राउन बेस की जगह एनफील्ड राइफल के प्रयोग पर जोर देना शुरू कर दिया, और यह अफवाह फैलाई गई थी कि उस एनफील्ड राइफल में प्रयुक्त होने वाले जो कारतूस है उसको मुंह से खोला जाता था और उसमें से एक लिक्विड निकलता था, और उस लिक्विड के बारे में ऐसी अफवाह फैलाई गई थी कि उसमें हिंदुओं को तो बोल दिया गया था कि इसमें गाय की चर्बी है, और मुसलमानों को बोल दिया गया था इसमें सूअर की चर्बी है, और इसके तहत उनकी धार्मिक भावना को ठेस भी पहुंचाया जाने लग गया था, है ना। तो ये जो एनफील्ड राइफल है इसको सेना में शामिल दिसंबर 1856 में किया गया था, और इसका पहली बार जो प्रयोग है वो जनवरी 1857 में किया गया था। ये दोनों चीजें ध्यान में रखनी है आपको, ठीक है ना। आरसी मजूमदार ने इस एनफील्ड राइफल के बारे में एक बात कही थी, इस चर्बी वाले कारतूस के बारे में एक बात कही थी कि चर्बी वाले कारतूसों की कहानी, चर्बी वाले कारतूसों की जो कहानी है वो चिनगारी का काम करती है। इसके धमाके से अंग्रेजी राज की जड़ें हिल गई थी। चिनगारी का काम तो कारतूस वाली कहानी कर देती है, और जो इसका धमाका हुआ, इस धमाके से अंग्रेजी राज की जड़ें हिल गई। फिर चर्बी वाले कारतूसों की जांच करने के लिए एक आयोग का गठन किया गया। अफवाह फैली थी, लोगों ने जांच की बात की, जांच के लिए एक आयोग का गठन किया। V.A. स्मिथ आयोग आता है और इस चर्बी के होने की बात को स्वीकार कर लेता है कि हाँ भी उस लिक्विड में एक चर्बी पाई जाती है, ठीक है ना। जब ऐसा हुआ तो इस सब की शिकायत करने के लिए दो व्यक्तियों को लंदन भेजा गया था, ब्रिटिश क्राउन के पास, ब्रिटिश ताज के पास में इन दोनों की शिकायत करने के लिए लंदन भेजा गया था। दो व्यक्ति इस घटना की शिकायत करने के लिए लंदन जाते हैं, दो व्यक्ति इस घटना की शिकायत करने के लिए
लंदन जाते हैं। लंदन में उस समय जो गवर्नर जनरल थे वो थे लॉर्ड कैनिंग। गवर्नर जनरल कौन थे? ब्रिटिश गवर्नर लॉर्ड कैनिंग थे और ब्रिटिश प्रधानमंत्री थे पामस्टोन। वहां पर शिकायत करने के लिए दो व्यक्तियों को भेजा गया था और वो दो व्यक्ति थे अजीमुल्ला खां और एक दूसरा था राणोजी बापू। एक तो अजीमुल्ला खां थे और दूसरे कौन थे? अजीमुल्ला खां और राणोजी बापू। ये दो व्यक्ति वहां पर शिकायत करने के लिए जाते। जब इनको सुना नहीं गया, इनकी बात पर ध्यान नहीं दिया गया, तो वहीं लंदन में बैठकर ये 1857 के क्रांति की योजना बनाते हैं। अजीमुल्ला खां जो नाना साहिब के सलाहकार थे और राणोजी बापू जो है वो सतारा के राजा के सलाहकार माने जाते हैं। सतारा के राजा के सलाहकार माने जाते हैं, ठीक है ना। इन्होंने क्रांति का जो दिन है वो 31 मई 1857 पूरे भारत में एक साथ क्रांति के लिए इन्होंने दिन तय कर दिया। प्रतीक चिन्ह के रूप में कमल का फूल और चपाती, कमल का फूल और चपाती क्रांति के प्रतीक चिन्ह के रूप में। खुला प्रचार कर नहीं सकते थे, इसलिए प्रतीक चिन्ह के रूप में दो चीजें फिक्स की गई थी, एक तो था कमल का फूल और दूसरा था चपाती, ठीक है ना। अब जब ये चीजें शुरू हो गई, ये क्रांति का प्रचार शुरू हो गया ना, तो सबसे पहले क्रांति करने की शुरुआत जो होती है, हालांकि क्रांति हुई नहीं वहां पर, जो चर्चा चलती है ना वो चलती है बुरहानपुर में। सबसे पहले जो चर्चा चलती है बुरहानपुर में 26 फरवरी 1857 को कारतूसों का विरोध, वहां पर तैनात 19वीं बीएनआई बंगाल नेटिव इन्फेंट्री, वहां पर तैनात 19वीं बंगाल नेटिव इन्फेंट्री ने किया था, परंतु इनको दबा दिया गया था, बात बाहर नहीं आई थी, है ना। ये बुरहानपुर की बात है। उसके बाद में सबसे पहली जो घटना घटित होती है, यहां पर भी क्रांति की शुरुआत नहीं होती, केवल घटना घटित होती है। और पहली घटना जो घटित होती है वो होती है बैरकपुर छावनी, पश्चिम बंगाल में, है ना। यहां पर एक सैनिक टुकड़ी थी 34वीं बंगाल नेटिव इन्फेंट्री, 34वीं बीएनआई बंगाल नेटिव इन्फेंट्री यहां पर तैनात थी। और इन्होंने कारतूसों का प्रयोग नहीं करने की बात कही कि भाई हम तो ये कारतूसों का प्रयोग नहीं करेंगे। जब सैनिकों पर कारतूसों के प्रयोग के लिए जोर आजमाइश की जा रही थी, बल लगाया जा रहा था, उनको प्रेशराइज किया जा रहा था, तब 29 मार्च 1857 को मंगल पांडे ने दो व्यक्तियों को गोली मार दी थी। और वो व्यक्ति थे, एक तो था लेफ्टिनेंट बाग और दूसरा था ह्यूसन। मंगल पांडे ने 29 मार्च 1857 को लेफ्टिनेंट बाग व ह्यूसन को गोली मार दी थी। लेफ्टिनेंट बाग व ह्यूसन नामक जो व्यक्ति उनको गोली मार दी। मंगल पांडे गाजीपुर बलिया के निवासी थे और 34वीं बीएनआई के प्रमुख सैनिक थे। जब सैनिकों पर दबाव बनाया गया तो इन्हें दो अंग्रेजों की मंगल पांडे ने गोली मारकर हत्या कर दी। 8 अप्रैल 1857 को मंगल पांडे को फांसी दे दी गई थी। और मंगल पांडे की सहायता करने के एवज में 21 अप्रैल 1857 को ईश्वरी पांडे को भी मंगल पांडे की सहायता करने के जुर्म में इनको भी फांसी दे दी गई थी। वेरी 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 इंपॉर्टेंट लाइन है, कहीं पर भी आपको नहीं मिलेगा, मेरा दावा है 100% यह प्रश्न छपेगा। हाँ, हेलो, तो किसको दे दी गई थी, है ना, ध्यान में रखना है, ईश्वरी पांडे को फांसी दे दी गई थी। सहायता करने के कारण ईश्वरी पांडे को फांसी दे दी गई थी। आगे देखते हैं। इसके बाद में बैरकपुर छावनी का जो कमांडर था जॉन बेनेट हियर्स, जॉन बेनेट हियर्स, है ना, ये यहाँ का कमांडर था। अब मैं क्रम से बता रहा हूं। सबसे पहले जो घटना घटित होती है वो 29 मार्च 1857 को बैरकपुर में होती है। उसके बाद में 10 मई को मेरठ में, यहां से क्रांति की शुरुआत मानी जाती है। भारत में क्रांति की जो शुरुआत मानी जाती है वो मेरठ से मानी जाती है। इसके बाद में यहां से सैनिक क्रांति करके 10-11 मई को दिल्ली पहुंच गए। 10-11 मई को कहां पहुंच गए थे? दिल्ली पहुंच गए थे। 4 जून को जो क्रांति होती है वो झांसी में होती है। 4 जून को लखनऊ जाते हैं, 5 जून को कानपुर चले जाते हैं, 6 जून को इलाहाबाद जाते हैं। ये क्रांति का क्रम है ना, ये क्रम से चल रही है। यहां से सबसे पहले घटना यहां घटित होती है, शुरुआत क्रांति की यहां से होती है, मेरठ से होती है। 10 मई को 11-12 मई को दिल्ली चले गए थे। 4 जून को झांसी, 4 जून को लखनऊ, 5 जून को कानपुर, 6 जून को इलाहाबाद। 6 जून को क्रांति जो होती है वो कहां पर होती है? इलाहाबाद में होती है। 12 जून को आरा, जगदीशपुर में, बिहार के आसपास का एरिया है ना, यहां पर यह क्रांति हो जाती है। क्रांति का क्रम माना जाता है, पूछा जा सकता है।
ठीक है ना। भारत में क्रांति की शुरुआत का जो दिन है वो 10 मई रविवार का दिन माना जाता है। 10 मई रविवार का दिन माना जाता है। स्थान मेरठ को माना जाता है। मेरठ का कमांडर जनरल हैबिट था। मेरठ का जो कमांडर था, अंग्रेजी कमांडर जो था वो जनरल हैबिट था। ठीक है। मेरठ में 20वीं बंगाल नेटिव इन्फेंट्री और 3LC, मेरठ में 20वीं बंगाल नेटिव इन्फेंट्री व 3LC के पैदल सैनिकों द्वारा विद्रोह किया गया था। यह लाइन भी आपको याद रखनी है। मेरठ में जो विद्रोह करने वाले सैनिक थे वो कौन से थे? 20वीं बंगाल नेटिव इन्फेंट्री व 3LC के पैदल सैनिकों द्वारा यहां पर विद्रोह किया गया था। विद्रोह करते ही यहां के 85 सैनिकों को गिरफ्तार कर लिया गया था। 85 सैनिक गिरफ्तार हो जाते हैं। सुरेंद्रनाथ सेन ने मेरठ विद्रोह के लिए कहा था। किसने कहा था? सुरेंद्रनाथ सेन। सुरेंद्रनाथ सेन ने कहा था कि मेरठ का विद्रोह गर्मियों की आंधी की भांति अचानक और अल्पकालिक था। आंधी की बात ये अचानक आया और कुछ समय करा। गर्मियों में जो आंधी आती है ना, सुरेंद्रनाथ बनर्जी ने यह बात मेरठ विद्रोह के लिए कही थी। यहां से मेरठ विद्रोह के बाद में 11 मई को यहां से जो सैनिक है वो दिल्ली की तरफ प्रस्थान करते हैं। 12 मई को ये दिल्ली पहुंचते हैं। 12 मई को दिल्ली पहुंचते हैं और वहां बहादुर शाह जफर को क्रांति का नेता घोषित कर देते हैं। इस लाइन को भी ध्यान में रखना है। प्रधान सेनापति जो था वो जहीरुद्दीन था और बाद में किसको बना दिया गया था? बख्त खां, है ना। बख्त खां को बाद में प्रधान सेनापति बना दिया गया था। उसके बाद 20 सितंबर 1857 को दिल्ली पर वापस अंग्रेजों ने क्या कर लिया था? अधिकार कर लिया था। 20 सितंबर 1857 को अंग्रेजों ने दिल्ली पर अधिकार कर लिया था। ठीक है। यहां पर दिल्ली में जो प्रमुख अधिकारी था वो निकलसन था। निकलसन इस समय मारा जाता है और बहादुर शाह जफर को हुमायूं के मकबरे के पास से गिरफ्तार कर लिया जाता था। उनका एक मित्र था इलाई बख्श। इलाई बख्श ने सूचना दी। इलाई बख्श की सूचना पर बहादुर शाह जफर को हुमायूं के मकबरे से गिरफ्तार कर लिया गया था। बहादुर शाह जफर पर मुकदमा लाल किले में चलाया गया था और उस मुकदमे की सुनवाई जज हैरियट के द्वारा की जा रही थी। वहां का उस मुकदमे का जो जज था वो हैरियट था। जफर का विश्वासघाती जो व्यक्ति था वो हाकिम एहसान उल्लाह था। जफर को फिर रंगून निर्वासित कर दिया गया था और वहीं इसकी मृत्यु हो जाती है। रंगून में जफर की मृत्यु हो जाती है। जफर की मृत्यु पर कहा जाता है कि 7 नवंबर को इसकी मृत्यु हो जाती है। 7 नवंबर 1862 को जफर की मृत्यु हो जाती है और जफर इतना बदनसीब था कि उसे दफनाने के लिए 2 गज जमीन अपनी मातृभूमि में नसीब नहीं हुई है। जफर की मृत्यु पर कहा जाता है। जफर के बाद में जो विद्रोह होता है झांसी में होता है। झांसी में विद्रोह 4 जून 1857 को होता है। रानी लक्ष्मीबाई के नेतृत्व में यहां पर विद्रोह किया जाता है और रानी जो लक्ष्मीबाई है वो गंगाधर राव की पत्नी थी। ये विद्रोह करती है। इनका जो उपनाम है वो महलपरी है। महलपरी के नाम से प्रसिद्ध है। ठीक है ना। और ये इनकी जो मृत्यु है, ये वीरगति जो है वो 17 जून 1858 को वीरगति को प्राप्त हो जाती है। इस समय झांसी के जो अंग्रेज अधिकारी थे वो ह्यूरोज थे। ह्यूरोज का कथन है कि भारतीय क्रांतिकारियों में यहां सोई हुई अकेली मर्द रानी लक्ष्मीबाई थी, है ना। इन रानी लक्ष्मीबाई को महलपरी के नाम से जाना जाता है। ये नाम भी इनका इंपॉर्टेंट है। ठीक है ना। महलपरी के नाम से इनको जानते हैं। ये अकेली मर्द मानी जाती है। ठीक है। उसके बाद में इन्होंने एक नारा दिया था, खल्फ खुदा का, मुल्क बादशाह का और हुक्म रानी का। ये जो नारा है वो झांसी के विद्रोह के समय दिया गया था। नारा था खल्फ खुदा का, मुल्क बादशाह का और हुक्म रानी का। झांसी के पतन के बाद रानी ग्वालियर चली गई थी और ग्वालियर में तांत्या टोपे उनका साथ देते हैं। ठीक है ना। और वहीं इनकी समाधि बनी हुई है। इनका जन्म वाराणसी में हुआ था। जन्म जो है वो वाराणसी में हुआ था, ये ध्यान में रखना है। ठीक है। उसके बाद लखनऊ का विद्रोह है। लखनऊ में भी विद्रोह 4 जून 1857 को होता है। वहां पर बेगम हजरत महल के द्वारा विद्रोह किया गया था। इनका उपनाम था महकपरी। झांसी की रानी का उपनाम था महलपरी, इनका नाम था महकपरी। ये वाजिल अली शाह की पत्नी थी। ठीक है ना। इनके पुत्र का नाम था बिरजिस कादिर। ठीक है ना। अवध के कमांडर हेनरी लॉरेंस की मृत्यु, जब यहां पर विद्रोह किया गया था, लखनऊ में विद्रोह होता है, तो उस विद्रोह में अवध का कमांडर है हेनरी लॉरेंस, इसकी मृत्यु हो जाती है और इसके साथ ही हैवलॉक व नील नामक अंग्रेज भी मारे जाते हैं। और उसके बाद में एक अंग्रेज अधिकारी आता है कोलिंग कैंपबेल, ये आता है और ये इस विद्रोह का क्या कर देता है? दमन कर देता है। लखनऊ विद्रोह का दमन कोलिंग कैंपबेल के द्वारा कर दिया जाता। दमन होता है 21 मार्च 1858 को। इनको महकपरी के नाम से जानते हैं और ये महकपरी जो है वो आगे चलकर
नेपाल चली जाती है। उसके बाद अगला जो विद्रोह होता है वो कानपुर का विद्रोह है। 1857 की क्रांति में अगला जो विद्रोह होता है कानपुर का विद्रोह 5 जून 1857 को होता है। यहाँ विद्रोह करने वाले जो प्रमुख क्रांतिकारी थे वो थे नाना साहब। नाना साहब विद्रोह करता है। नाना साहब के सहयोगी जो थे वो तांत्या टोपे थे। मूल नाम इनका रामचंद्र पांडुरंग था। पहली घटना थी सती चौरा घाट पर इन्होंने अंग्रेजों की हत्या कर दी थी। 27 जून 1857 को कमांडर व्हीलर को मार दिया गया था। 6 दिसंबर 1857 को कैंपबेल ने ही कानपुर पर अधिकार कर लिया गया था। नाना साहब भी कहां चले जाते हैं, यहां से फिर नेपाल चले जाते हैं। यह कानपुर का विद्रोह था। इसके बाद इलाहाबाद का विद्रोह है। इलाहाबाद में विद्रोह जो होता है वो 6 जून लियाकत अली कर्नल नील ने, ठीक है ना, यहां पर विद्रोह करने वाले जो व्यक्ति थे वो लियाकत अली थे और आगे कर्नल नील ने इस विद्रोह का दमन कर दिया था। इलाहाबाद विद्रोह का दमन कर्नल नील के द्वारा कर दिया गया था। विद्रोह करने वाले जो व्यक्ति थे वो थे लियाकत अली। विद्रोह करने वाले जो व्यक्ति थे वो लियाकत अली थे और विद्रोह का दमन कर्नल नील के द्वारा किया जाता है। ठीक है। उसके बाद अगला जो विद्रोह माना जाता है जगदीशपुर आरा बिहार। यहाँ के जो शासक थे कुंवर सिंह। उपनाम इस कुंवर सिंह को कहा जाता है बिहार का सिंह। कुंवर सिंह का उपनाम जो है ना वो बिहार का सिंह है। यहाँ विद्रोह 12 जून 1857 को होता है। 26 अप्रैल 1858 को कुंवर सिंह की मृत्यु हो जाती है। विलियम टेलर व विंसेंट आयर ने विद्रोह का दमन कर दिया था। इस विद्रोह का दमन कर दिया था। फिर फैजाबाद में होता है। फैजाबाद का विद्रोह मौलवी अहमदुल्ला ने किया और मौलवी अहमदुल्ला ने अंग्रेजों के विरुद्ध जिहाद का नारा दिया था। ठीक है ना। इस मौलवी अहमदुल्ला को गिरफ्तार करने के लिए 50,000 का इनाम की घोषणा की थी। ठीक है। फिर आता है रुहेलखंड का विद्रोह। रुहेलखंड का विद्रोह किया जाता है वो खान बहादुर खान करता है। रुहेलखंड का जो विद्रोह है वो खान बहादुर खान के द्वारा किया जाता है। ठीक है ना। ये विद्रोह मई 1857 में होता है। एक साल बाद मई 1858 में इसका दमन कर दिया जाता है। विद्रोह की शुरुआत मई 1857 में होती है, दमन मई 1858 में, एक साल बाद। फिर असम में विद्रोह जो होता है वो करने वाला है मनीराम दत्त। असम में जो विद्रोह होता है, असम का विद्रोह मनीराम दत्त के नेतृत्व में होता है। इन्होंने क्या किया था, कंद पेशेवर को वहां का राजा घोषित कर दिया था। अवध का राजा घोषित कर दिया था कंद पेशेवर को। मनीराम को फांसी दे दी गई थी। मनीराम दत्त को फांसी दे दी थी। फिर उड़ीसा का विद्रोह है। उड़ीसा में 2 व्यक्ति थे, सुरेंद्र शाही और उज्जवल शाही। इन्होंने विद्रोह किया था। अंबाला में विद्रोह करने वाला व्यक्ति था गुलाब सिंह। सतारा में रंगोजी बापू विद्रोह करने वाले थे। सतारा का जो विद्रोह होता है वो रंगोजी बापू के नेतृत्व में होता है। फिर मंदसौर का जो विद्रोह है, मंदसौर का जो विद्रोह है वो शहजादा फिरोज शाह है। राजगढ़ है ना, राजगढ़ जो एमपी में, यहाँ पर रानी अवंतीबाई लोधी के द्वारा यहाँ पर विद्रोह किया गया था। अब इस 1857 की क्रांति से संबंधित महत्वपूर्ण पुस्तकें हैं, किताबें हैं। द इंडियन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस 1857, ये जो किताब है ये विनायक दामोदर वीडी सावरकर के द्वारा लिखी गई है। विनायक दामोदर सावरकर ने 1919 में लिखी थी ये किताब। ये पहली बार इसमें स्वतंत्रता संग्राम का था। ये लाइन इंपॉर्टेंट है। 1857 की क्रांति को पहली बार स्वतंत्रता संग्राम वीडी सावरकर ने कहा, इनकी ये पुस्तक थी और ब्रिटिश सरकार ने इस पुस्तक पर बैन लगा दिया था। ठीक है। दूसरी पुस्तक है द स्पो इम्यूनिटी एंड द रिवोल्ट ऑफ 1857। ये रॉबर्ट चार्ल्स मजूमदार की, आरसी मजूमदार की किताब है। 1957 में लिखी गई थी। इसने 1857 की क्रांति को सैनिक विद्रोह माना था। यह भी इंपॉर्टेंट है। 1857 की क्रांति को इन्होंने सैनिक विद्रोह माना था। उसके बाद 1857 में सुरेंद्रनाथ सेन ने एक किताब लिखी थी, है ना। 1857 सुरेंद्रनाथ सेन भारत सरकार द्वारा कमीशन, किताब का नाम था भारत सरकार द्वारा कमीशन। इसे सैनिक विद्रोह, इसमें भी इन्होंने क्या कहा था, 1857 के विद्रोह को क्या कहा था, सैनिक विद्रोह कहा था। ध्यान में रखना है। द फर्स्ट, अगली जो किताब है वो द फर्स्ट इंडियन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस 1857 to 59, है ना। ये किताब जो कार्ल मार्क्स की है, न्यूयॉर्क के डेली ट्रिब्यून में एक लेख के रूप में प्रकाशित हुई है। इसने इस 1857 के विद्रोह को जनता का विद्रोह कहा था। द ग्रेट रिबेलियन अगली पुस्तक का नाम है और ये पुस्तक है जो अशोक मेहता के द्वारा लिखी गई थी। अशोक मेहता ने ये किताब लिखी थी और इस किताब में 1857 की क्रांति का समाजवादी दृष्टिकोण से विश्लेषण किया था। समाजवादी दृष्टिकोण से विश्लेषण हुआ था। अगली किताब है रिलीजन एंड रिबेलियन, है ना। ये
एरिक स्टोक्स के द्वारा लिखी गई थी। इसमें किसानों की भूमिका पर फोकस किया गया था, किसानों की भूमिका पर फोकस किया गया था। अगली पुस्तक है ना, और इसमें इन्होंने धार्मिक कारण मुख्य माने हैं। इस पुस्तक में 1857 की क्रांति के जो धार्मिक कारण है ना उनको मुख्य माना है ना। अवध इन रिवोल्ट 1857-58 है ना, ये रुद्रांशु मुखर्जी के द्वारा अवध क्षेत्र में सबसे डिटेल बुक इन्होंने छापी की थी, है ना। 1857 अगली किताब है, ये एस एन सेन के द्वारा लिखा गया है ना। ये सरकारी वर्जन इसका जो है 1957 में प्रकाशित होता है, ठीक है। इसके अलावा एक दो पुस्तक और है जिसके बारे में अपन चर्चा करेंगे, है ना। कोजेज ऑफ इंडियन यूनिटी, ये सैयद अहमद खान के द्वारा लिखी गई पुस्तक है। कोजेज ऑफ इंडियन यूनिटी सैयद अहमद खान 1858 में लिखी गई थी और मुस्लिम नजरिया प्रस्तुत किया गया था। ब्रिटिश नीतियों को इसमें दोषी ठहरा गया था। दोस्तों यह है अपने 1857 के क्रांति भारत के संदर्भ में। अगर पसंद आई हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब और दूसरों को शेयर करना, कमेंट करके जरूर बताना। धन्यवाद।